पिछला आपका रिफ्लेक्शन हो गया, पावर हो गया, मिरर यूजेस हो गया, आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, उस पर न्यूमेरिकल हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया और प्लस आपको न्यूमेरिकल दे दिया था। ठीक है, ये आपका रे ऑप्टिक्स का 20% था। ये अभी नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चीजें नई नहीं है, आप ऑलरेडी क्लास 10th में इसको पढ़े हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन से डिफरेंस आएगा। बोर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंस पूछेंगे वो आपसे रिफ्लेक्शन में, ऑफ लाइट में और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो भाई देखो स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, इसमें आर है उसमें एल आता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन है वो रिफ्लेक्शन है। दूसरा, दोनों में एक पॉइंट वाली मतलब कह सकते हो बहुत छोटी सी डिफरेंस में आती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब आपसे बोला जाएगा तो आप ये क्लियर रखिए, आपको दो मीडियम चाहिए, दो अलग अलग मीडियम। आप एयर एंड वाटर ले सकते हो, आप एयर एंड पेट्रोल ले सकते हो, वाटर एंड डीजल ले सकते हो, वाटर और पेट्रोल ले सकते हो। कोई भी दो मीडियम जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो, जिनकी थिकनेस अलग अलग हो, तो दो मीडियम आपको चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक ऐसी बाउंड्री चाहिए जो इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर सके, दोनों मीडियम को अलग कर सके। तो हमने क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। हमने ये सोचा कि हमने रिफ्लेक्शन तो करा लिया। अच्छा, रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन में आप बेसिकली एक पॉलिश्ड सरफेस लेते हो और उस पॉलिश्ड सरफेस का हम नाम मिरर बोलते हैं, मिरर हो गया। हमने इसमें एक लाइट को इंसिडेंट कराया, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसके बाद हमने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया और उसके बाद यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये काम हमने कराया। अब इसमें एक दो चीज आपको अगर ध्यान हो तो आपकी जो इंसिडेंट लाइट थी और जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट थी, दोनों के दोनों सेम मीडियम में ही है। जिधर से आ रही है टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस जा रही है। तो इस लाइट की जो स्पीड होगी वो आपकी सेम होगी। जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो इंसिडेंट लाइट की स्पीड और रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड दोनों की सेम होगी। तो इस बार तो मीडियम सेम था। हमारे दिमाग में ख्याल ये आया कि मीडियम सेम है तो ये हो रहा है, लाओ एक बार मीडियम चेंज करके चेक करें कि दो डिफरेंट मीडिया अगर हम रखते हैं तो वहां पर क्या होता है। तो जब दो डिफरेंट मीडिया रखे तो दो डिफरेंट मीडिया रखने के बाद हमें दो एक अलग अलग चीजें नोटिस करने को मिली और उसमें बहुत सारी चीजें नोटिस करने को मिली। जैसे सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल कहा जाता है, जो आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, बेसिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जनरली। अच्छा, 12th में हो तो इतना तो है नहीं कि एकदम गंवार बन के बैठे होगे, कुछ तो याद होगा ही कि रिफ्रैक्शन में क्या होता था। लाइट आती थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी, तो लाइट अपना रास्ता क्या कर लेती थी, बेंड कर लेती थी टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल, ये करती थी। तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब आप क्या है, आपके पास दो मीडियम है। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास ये एक बाउंड्री है, इसके नीचे वाटर है। ठीक है, ये इसके नीचे आपका मैंने वाटर फिल कर दिया और आपकी लाइट को साइलेंट करो, आपकी लाइट को यहां एयर से ला रहे हैं। अब जैसे ही हम एयर से लाइट को यहां इस सरफेस पे इंसिडेंट कराए, तो क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है जो ट्रांसपेरेंट है, दोनों को बस सेपरेट कर रहा है। हमने क्या है, जब हमने ये लाइट जो है, जब ये लाइट इस मीडिया को क्रॉस करके दूसरे मीडिया में इंटर किया, तो दूसरे मीडिया में इंटर करते ही दो तीन चीजें ऐसी हुई जो हमने इमेजिन नहीं किया था। पहली, लाइट ने अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़ दिया। मतलब अगर हम सीधे जा रहे थे तो सीधे ना जाके हल्का सा आपने अपना रास्ता क्या कर लिया, बेंड कर लिया। आप हाईवेज पे चल दो, कभी चलो तो आप देखो हाईवे सीधा जाते जाते कहीं कहीं दो रास्ता कट जाता है। तो एक तो ये काम हुआ कि वो सीधे जाके ना जाके वो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ उसी समय उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, उसने अपना स्पीड स्लो कर दिया। तो ये दो चीजें हमें तुरंत ऑब्जर्व हुई कि एक तो लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया और दूसरा लाइट ने अपनी स्पीड कम कर दी। अब सवाल ये था कि ये दोनों चीजें क्यों हुई, क्यों लाइट अपने अपना रास्ता चेंज कर दिया और लाइट ने क्यों। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है दैट मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट बेंड होती है उस मीडियम को हम डेंसर मीडियम। ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो रेयर मीडियम होगा और लाइट जिस मीडियम में बेंड हो जाएगी वो होगा डेंसर मीडियम। बट ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको मीडियम पहले से पता
नहीं होगा। जैसे आपको पहले से पेपर नहीं पता होता है, वैसे ही आपको मीडियम कैसे पता चल गया पहले से कि ये रेयरर होगा कि डेंसर होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो ध्यान रखिएगा। जनरली लाइट डिसाइड करती है कि कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा मीडियम, वो लाइट खुद डिसाइड करेगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे आप कहीं लेबोरेटरी में गए एक्सपेरिमेंट करने, आपके सामने दो डिफरेंट मीडिया हम रख दिए और हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। ऐसे जरूरी तो नहीं ना हर बार लाइट एयर से ही पास हो रही हो सकता हो लाइट वाटर से निकाल के उसको पेट्रोल के अंदर डाला गया। अब आपके सामने वाटर और पेट्रोल है, हम बोल दिए बताओ कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर, तो कैसे बताओगे? ऐसे तो आप बता नहीं पाओगे। अब वो लाइट डिसाइड करेगी कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। तो एक्चुअल क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज, जब लाइट इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे तो इमीडिएटली हमारा काम तुरंत वहां क्या होता है, क्या ड्रॉ करते हैं वहां, इमीडिएटली हम वहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर हमारा इंसिडेंट वाला लाइट अगर ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड हुआ, अगर ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो गया, तो ये पहला केस है कि अगर आपका जो इंसिडेंट लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो जिस मीडियम में वो बेंड हुआ है उस मीडियम को बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसर। क्लास 10th नहीं है 12th है, तो खाली डेंसर नहीं बोलना है, पूरा नाम लेना है। जिस मीडियम में लाइट अपना रास्ता बदल देगी, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, वो मीडियम कहलाएगा ऑप्टिकल डेंसर। तो इसका अपोजिट कर लो, अगर लाइट अवे मीडियम है, अवे नॉर्मल है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी जो लाइट है अगर वो अवे नॉर्मल है तो उस मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ये यहां से है। पहले मीडियम डिसाइड नहीं होगा, लाइट डिसाइड करेगी कि सामने वाला रेयरर होगा कि डेंसर होगा। हम आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बच्चा अच्छा है या कौन सा टॉपर है, वो डिसाइड पेपर करेगा। पेपर करवा दो, जिसका नंबर ज्यादा आएगा वो टॉपर कहलाएगा। तो सेम ऐसे ही लाइट डिसाइड करेगी कि जिस मीडियम से मैं आ रही हूं या आ रहा हूं और जिस मीडियम में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं वो कौन सा मीडियम क्या है। मैं आया, हल्का सा बेंड हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, इसका मतलब मैं किधर से आया था, ऑप्टिकल रेयरर से। मैं किधर को जा रहा हूं, ऑप्टिकल डेंसर। अब तुम क्या है, तुम आ रहे थे, चल बहुत तेजी से आ रहे थे, जल्दी जल्दी तुम्हारा मीडियम बदला और तुम टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गए। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते ही तुम जिस मीडियम से आए हो वो मीडियम क्या बन गया, ऑप्टिकल रेयरर। और जिस मीडियम में तुमने अपना रास्ता बदल दिया और टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गए, वो मीडियम आपके लिए क्या बन गया, ऑप्टिकल डेंसर। पहला स्टेप क्लियर हुआ। ऑप्टिकल रेयरर कब बोलना है, डेंसर कब बोलना है, टुवर्ड्स नॉर्मल अवे नॉर्मल, पहला क्लियर। दूसरा, हुआ क्यों ये रास्ता जब बदला मीडियम, जब आपने ये चेंज किया मीडियम, तो ऐसा हुआ क्यों। अब इससे पीछे आप ये बताओ डेंसर शब्द का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए डेंसर मतलब क्या होता है, घना, डेंसिटी ज्यादा, जैसे पर यूनिट वॉल्यूम में। आज से 20 साल पहले बस्ती की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितनी आज हो गई है, ठीक है। आज आप पक्के शाम को 4 बजे गाड़ी लेकर निकल जाइए, पार्किंग नहीं मिलेगा आपको, इतनी गाड़ी हो गई है, ठीक है। तो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में, जैसे सबके पास सर अपना उतना ही होता है, उसमें बहुतों के बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं बाल, तो पर यूनिट एरिया में उनके पास बाल ज्यादा होते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि इनका बाल बहुत घना है, डेंस है इनका बाल। डेंस का मतलब है वहां नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, लोग, पॉपुलेशन, वहां क्या रहेगा, ज्यादा। जहां डेंसर बोला डेंसिटी ज्यादा है मतलब वहां लोग ज्यादा हैं, और जहां बोला रेयरर मतलब वहां लोग कम है। अब आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं हनी और वाटर, तो हनी और वाटर में ज्यादा डेंस कौन है, हनी, क्योंकि थिक है, वो थिक होने की वजह से उसके सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा रहेंगे हमेशा, तो वो डेंसर मीडियम है। कंपैरिजन टू एयर में क्या होता है, एयर क्योंकि गैस है और गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, 9th क्लास का है ये, तो जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वो रेयरर होगा, और जब पार्टिकल पास पास होगा तो वो डेंसर होगा। अब क्या है कि आप खाली ट्रेन था, अब आप एग्जांपल समझना, अब यहां समझ में आ जाएगा। आप खाली ट्रेन में दौड़ रहे थे, बहुत तेज आपकी स्पीड थी, ठीक है, आपके पास टोटल 50 डिब्बे थे, जिनमें से आपने पहले डिब्बे से दौड़ना शुरू किया और एकदम खाली था, आराम से दौड़ते हुए आ रहे थे, कोई रोकने वाला, बहुत स्पीड में।
अचानक से जब आप तीसरे डिब्बे में पहुंचे तो अचानक से वहां लोग बहुत ज्यादा मिल गए आपको। तो जैसे ही तीसरे डिब्बे में पहुंचे और लोग ज्यादा मिले तो आपकी स्पीड अभी भी उतनी रहेगी कि कम होगी? पहले के कंपैरिजन में क्या होगी? क्योंकि उस डिब्बे में तो लोग ज्यादा है, मतलब उस डिब्बे की डेंसिटी। तो जब डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, आयन जब ज्यादा होंगे तो अपोजिशन भी ज्यादा, लोग रहेंगे तो अपोजिशन भी ज्यादा है। इसीलिए शादी बड़ी दिक्कत होती है। जिस घर में रोकने वाले ज्यादा लोग हैं, चाचा, नाना, नानी, मामा, मामी, फूफा, फूफी सब है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। सबसे परमिशन लेना पड़ता है ना। न्यूक्लियर फैमिली कितना आसान है, खाली मम्मी पापा को मना लो, काम खत्म, बस शादी हो गई। अब ज्वाइंट फैमिली में बड़ी दिक्कत होती है, सबकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब ज्यादा लोग रहेंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो आपकी स्पीड उतनी ही क्या की जाएगी, रोकी जाएगी। लोग जितने कम रहेंगे आपको रोकने के लिए फोर्स भी क्या लगेगा, कम। सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, रोड पे पहुंच जाओ, सुबह 5 बजे 3 बजे उठो, पक्के जाओ, देखो सुबह 3 बजे पक्के एकदम सुनसान रहेगा। उस समय 3 बजे का मीडियम क्या हो गया, ऑप्टिकल इंजनरी, वो रेयर हो गया, लोग कम है। उसी पक्के पे शाम को 6 बजे आप जाइए, 7-8 बजे जाइए, अभी देखिए भीड़ ज्यादा होगी, वो मीडियम क्या हो गया। तो जहां लोग ज्यादा होंगे वहां अपोजिशन भी ज्यादा होंगे। इसीलिए कहते हैं राय सबसे नहीं लेनी चाहिए, 1-2 से ही राय लीजिए, क्योंकि जितना राय लोगे उतना अपोजिशन मिलता जाएगा आपको। तो लोग ज्यादा होंगे तो अपोजिशन, और अपोजिशन ज्यादा होगा तो आपकी स्पीड क्या कर दी जाएगी, रोक। अब आप जरा इसको इससे रिलेट करिए। आपने कहा कि ये लाइट आ रही थी, इसने अपना रास्ता चेंज किया, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हुआ। अच्छा, नॉर्मल का मतलब है ये मीडियम कैसा हो गया, ऑप्टिकल डेंसर। डेंसर का मतलब है यहां नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। ज्यादा पार्टिकल है तो इस आने वाली लाइट पर वो फोर्स लगाएंगे कि नहीं, ज्यादा लोग फोर्स लगाएंगे तो लाइट की स्पीड पहले से क्या हो जाएगी, पहला रीजन। दूसरा, लाइट बेंड क्यों हो रही है, ऑब्वियस है। आप सीधे चल रहे हैं, जैसे सुबह 3 बजे निकलो, 4 बजे निकलो या 5 बजे निकलो, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो बहुत भीड़ नहीं रहती है। आप निकलो, एक रास्ता पकड़ो और उसी रास्ते पर आप सीधे चलोगे, कोई बेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर भीड़ ज्यादा है तो आप अगर चल रहे हो और भीड़ ज्यादा है तो आपको खुद ही रास्ता बदलना पड़ेगा कि नहीं। कोई रास्ते में खड़ा है तो आपको ऐसे करके टर्न लेना पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब है जहां लोग ज्यादा होते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो लोग होंगे तो आपको दबाएंगे तो आपका रास्ता भी चेंज होगा। मेले में क्या होता है, मेले में सीधा नहीं चल पाते हो ना, हमेशा दाएं बाएं करना पड़ता है ना, क्योंकि वहां लोग क्या है, ज्यादा है। जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करोगे, ज्यादा लोगों होने की वजह से वो उस लाइट को एक्चुअल क्या था, आप ये खुद देखो, लाइट ऐसे आ रही थी तो लाइट ऐसे ही निकल जाती कि नहीं निकल जाती। इसका ओरिजिनल पाथ तो यही था ना, लाइट ऐसे ही सीधे निकल गई होती। लेकिन क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो उन लोगों ने यहां के जो पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल ने इस लाइट को दबा दिया और दबाते 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 यहां तक उसको लाके बेंड कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाके अपना रास्ता क्यों बदलती है, ड्यू टू इट्स ऑप्टिकल डेंसर नेचर। ऑप्टिकल डेंसर में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उस लाइट का अपोजिशन ज्यादा होता है, रोक ज्यादा होता है। इसी वजह से वो अपना रास्ता और अपना स्पीड दोनों क्या कर लेती है, कम कर देती है। समझ आया क्या होता है। तो अगर बेसिकली पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, एज इट इज लिखे हो, पढ़ दे रहा हूं खाली। When light passes from one medium to another medium, as it is from different optical density होनी चाहिए, that its bend, वो मुड़ जाएगा। The bending of light at the बाउंड्री पर ही लाइट बेंड हो जाएगा। सेपरेटिंग टू मीडिया, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर बाउंड्री पे लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक। When light travels in the homogeneous medium, it travels along a straight path. लाइट अगर होमोजीनियस मीडियम में, एक ही मीडियम में, हवा में है और हवा में ही है, तो वो रास्ता अपना नहीं बदलेगी, वो फिर सीधे ही चलेगी। आप रात को टॉर्च जलाओ और टॉर्च जला के आसमान में से जलाया करो, तो देखो लाइट एकदम सीधे जाएगी, क्योंकि वो हवा में ही जा रही है लाइट, तो वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी। वो आपने किया होगा, पानी लो, पानी में आधा ग्लास पानी लो, उसमें पेंसिल हल्का डालो तो पेंसिल हमेशा आपको थोड़ा सा क्या दिखेगा, देखा, थोड़ा ऊपर दिखता है। वही है, बस वही है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बस समझिए एक तरीके का वो है, धोखा है। रेगिस्तान में, हाईवे पे कभी सफर किया है, किया ही होगा। तो हाईवे पे चिलचिलाती धूप होती है जब दूर, तो देखो आपको लगता है दूर क्या है,
पानी है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं मिराज, और हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। आपका प्रैक्टिकल है कल हिंदी का, परसों, उसमें धर्मेंद्र सर पूछेंगे व्हाट इज मृग तृष्णा क्या होता है, पूछेंगे। तो मृग तृष्णा का मतलब है जब आपको दूर से कभी ऐसा एहसास होता है कि सामने पानी है, बट आप जब वहां पहुंचते हो तो एक्चुअल वहां पानी नहीं लगता है, उसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। कंफ्यूजन, भ्रमित हो जाना। रेगिस्तान में लोग इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि रेगिस्तान में होता है बालू, और बालू चमकता बहुत तेज है, तो वो दूर से लगता है, जो चमकता है तो लगता है कि एक्चुअल वहां बालू नहीं है, वहां क्या है, पानी है। तो वो है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बस समझिए एक तरीके का धोखा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो एक्चुअल आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इसमें से ध्यान रखना है। ठीक, अब दो पॉसिबिलिटी है कि एज इट इज, ये तो पहला समझा दिया कि अगर लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, तो ये वाला जो केस मैंने समझाया है ये टुवर्ड्स नॉर्मल समझाया है। तो अगर लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, तो जिस मीडियम से है ऑप्टिकल रेयर, जिस मीडियम में क्या वो ऑप्टिकल डेंसर। सेकंड काम क्या है, मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट आपकी आ रही है, और लाइट जैसे बाउंड्री पर वो इंसिडेंट की, आपने यहाँ पे तुरंत नॉर्मल ड्रॉ किया, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइट है ये नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही दूर चली गई, अब ये नॉर्मल हो गई। तो इसका मतलब है वो जिस मीडियम से आई है, जिस मीडियम से आई है वो मीडियम क्या था, ऑप्टिकल डेंसर, लेकिन जिस मीडियम में वो गई है वो मीडियम क्या है, ऑप्टिकल रेयरर है। अगर कोई दूर भाग रहा है, दूर छटक रहा है, तो भीड़ कम है कि ज्यादा? कॉमन सेंस है, दूर भाग रहा है तो भीड़ कम है कि ज्यादा? कम है, तो कम है तो वो दूर भाग जाएगा वो, और अगर भीड़ ज्यादा है तो वो उसको क्या कर देगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल गई तो वो मीडियम कहलाएगा ऑप्टिकल डेंसर, और अगर रिफ्रैक्शन होने के बाद अवे द नॉर्मल गई तो वो मीडियम कहलाएगा ऑप्टिकल रेयर। वाइवा में, प्रैक्टिकल में जो तो है तुम्हारा, जनरली वो पूछेंगे, उनका टीआर सर का वो ज्यादा इसी उठाएंगे, लाइट से वो ज्यादा कुछ उठाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो क्वेश्चन, वो दो चैप्टर उठाएंगे ज्यादा वो। तो जनरली जिनका हो गया ये बोर्ड के लिए ध्यान रखना, वो एमसीक्यू असर्शन रीजन का क्वेश्चन पहला यहीं फंसाएगा। आपको मीडियम पहले से पता नहीं होता है, कौन सा मीडियम ऑप्टिकल रेयरर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकल डेंसर है, ये डिसाइड खुद कौन करता है, खुद लाइट करता है। आपको शायद याद हो मिरर फार्मूला में भी लाइट डिसाइड करता है कि किसको पॉजिटिव रखना है और किसको नेगेटिव करना, तो सब लाइट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समझ आ गया। अब एक चीज और, आप ये तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा, आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो। हम दौड़ रहे थे बहुत तेज, अचानक हम स्लो हो गए। अगर हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं और अचानक स्लो हो गए, तो जिस जगह पांव रखते ही हमारी स्पीड स्लो हो गई, वो जगह ऑप्टिकल डेंसर की रेयरर, वो डेंसर हो गया, और जहां मेरी स्पीड ज्यादा थी वो ऑप्टिकल। इसका मतलब है कि जहां लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और लाइट की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है, 3 into 10 to the power, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो जहां लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी वो मीडियम ऑप्टिकल रेयरर होगा, और जहां लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, घट जाएगी, वहां ऑप्टिकल। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि लाइट का वो मीडियम कौन सा है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड घट गई वो मीडियम ऑप्टिकल डेंसर, और जिस मीडियम में लाइट अपने मैक्सिमम स्पीड पे है वो मीडियम ऑप्टिकल रेयरर। समझ आया? ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद है आपका when ray of light goes from optical rarer medium to optical denser medium, it bends towards normal, as it is समझा दिया। सेकेंड पॉइंट है आपका when ray of light goes from optical denser to optical rarer, it bends away from normal, ये नॉर्मल से बेंड होगा, ये भी समझा दिया। if medium is optical rarer then the speed of light increases, अगर ऑप्टिकल रेयरर मीडियम है तो लाइट की स्पीड इसमें इंक्रीज होगी, that is refractive index will be less of that medium। अब आपका एक नया टॉपिक यहां इंट्रोड्यूस होता है, that is called refractive index, that is called refractive index। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप किसी भी 10th क्लास के बच्चे से पूछो, वो आपको बताएगा n is equal to c upon v। उनसे पूछोगे वो यही बोलेगा, n is equal to c upon v। ये फॉर्मूला है। एक्चुअल क्या होता है, जब आप बैठोगे देने या एग्जाम में पूछेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
होता क्या है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? सबसे ज्यादा क्लास 10 में इतना तो पढ़ा ही होगा। डायमंड का कितना होता है? 2.46 या 42। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? एयर का कितना? 1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी भी मटेरियल किसी भी मीडियम का 1 से नीचे नहीं जाएगा और 2.42 या 46 से कभी ऊपर नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, किसी भी मीडियम की, कि वो लाइट को कितनी देर तक अपने अंदर होल्ड कर सकता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप घर में छुट्टी में नानी घर गए, कुछ दिन रहे, फिर वापस जब आना हुआ, तो जब वापस आना हुआ वहां से, तो आपकी नानी आपको पकड़ ली, कहीं नहीं जाना है तुमको। अब सब लोग कह रहे चलो चलो, कहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है, और वो तुमको एट लास्ट तुमको वो रोक ले गई। वो मतलब कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वो तुमको अपने घर रोक ले गई। सेकंड, नानी की डेथ हो गई, फिर तुम गए, मामा मामी सब हैं, ठीक है तब चल रहे हैं, रुक जाओ थोड़ी देर और रुक जाओ, नहीं नहीं स्कूल खुलने वाला है, अरे रुक जाओ थोड़ी देर और खुलने वाला है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आना। होता है ऐसे। उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा है, उन्होंने कोशिश किया बट वो रोक ही नहीं, ना वो रोक पाए। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर लाइट को ज्यादा देर तक होल्ड कर ले। डायमंड के पास यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई डायमंड ग्लो। इसीलिए तो डायमंड चमकता है, क्योंकि डायमंड के अंदर, हीरे के अंदर जब एक बार लाइट जाती है तो वो लाइट अंदर से बाहर आ नहीं पाती है, वो डायमंड उसको अंदर ही रोक के रखता है, तो बार बार वो रिफ्लेक्शन करवाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो आपको आगे टॉपिक पढ़ना है। तो यही रीजन है, एयर लाइट को रोकता नहीं है, तो इसीलिए एयर लाइट जो है वो एयर में आराम से दौड़ती हुई चलती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है, अपना अपना कांस्टेंट। हवा का अलग होगा, पानी का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा, सबका अपना अपना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक ऐसा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर कितनी लाइट को होल्ड कर सके। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक। अब आप पॉइंट देखो, आपने लिखा है इफ मीडियम इज ऑप्टिकल रेयर, ठीक है, अगर मीडियम आपका ऑप्टिकल रेयर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस ऑफ दैट मीडियम। तो आप बेसिकली ऐसे याद रखो, ऑप्टिकल रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होगा कि कम? खुद सोचो। कम होगा। कम होगा। रेयर है ना, लोग ज्यादा है नहीं, तो अपोजिशन रोकने है जैसा कुछ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? जहां लोग जाते वहां रोक जाते। जिस घर में ज्वाइंट फैमिली है, 12 लोग हैं, तो शादी करने के लिए 12 लोग की परमिशन लेनी पड़ेगी, रोक जाते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव, उस फैमिली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और जिस फैमिली में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो वहां रोकने का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका लाइट की स्पीड कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव, एन से डिनोट करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को ज्यादा देर तक होल्ड करेगा, और ज्यादा देर तक होल्ड करेगा तो बाहर जाने नहीं देगा। तो जब बाहर जाने नहीं देगा तो उसकी स्पीड वहां क्या कर देगा? वो कम कर देगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनमें रिलेशन कैसा हो रहा है? इनवर्सली का है। तो आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या लगता है? कांस्टेंट। तो पहले तो इज इक्वल टू लगा, फिर कांस्टेंट के तौर पर सी दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, दैट इज कॉल्ड n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जो क्लास 10th वाले बच्चे डायरेक्ट बताते हैं। और इसी को अगर स्पीड ऑफ लाइट और लाइट जो है वो एयर में है, तो उस समय जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एयर में ही है, प्रेजेंट है, किसी मीडियम में नहीं गई है, तो उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक।
तो पहला है ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस ऑफ दैट मीडियम। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसर की रेयर, क्योंकि वेलोसिटी उसमें क्या हो गई, कम, और वेलोसिटी कम किसमें होती है, ऑप्टिकल ज्यादा लो वालों में। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी कहां होती है, जहां भीड़ भाड़ कम होती है, भीड़ भाड़ कम आपको ऑप्टिकल रेयर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ड्राइव कराए, ये कराई दिया आपको। ठीक, दैट इज, उसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When light travels from vacuum or air to any transparent media, that is called with respect to air, तो ये समझा दिया, n is equal to c upon v। ठीक, चलो अब इसके बाद देखो जरा, ये दो मीडिया है, ये आपका मीडियम नंबर 1 है और ये आपका मीडियम नंबर 2 है। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल रेयर है कि डेंसर, मैंने बस मीडियम 1 मीडियम 2 दे दिया। लाइट आपकी बेंड हो रही है, मतलब आ रही है, दैट इज इंसिडेंट। उसके बाद आपने बाउंड्री पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, सेकंड मीडियम क्या होगा, सेकंड मीडियम कौन सा मीडियम, ऑप्टिकल, क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये ऑप्टिकल डेंसर हो गया और ये वाला ऑप्टिकल, चलो ये हो गया आपका डेंसर रेयर। अब इस मीडियम में, इस मीडियम की लाइट की स्पीड और इस मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होगी कि डिफरेंट, डिफरेंट होगी। तो इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी दैट इज कॉल्ड v1, और इस लाइट की जो स्पीड थी इस मीडियम में दैट इज कॉल्ड v2। समझ में आ गया? इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा कि डिफरेंट, डिफरेंट। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2। समझ आया? अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा था, एक बार इनके लिए एक बार इनके लिए जरा लिखिए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज इक्वल टू c तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो कांस्टेंट है, तो c अपॉन v1। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट मीडियम या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जरा इनके लिए लिखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम n2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन v2। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर इज इक्वल टू c अपॉन v2। समझ आ गया? अब आपको क्या करना है, 1 और 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, आप 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो आप 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो n1 अपॉन n2, n1 की वैल्यू कितनी है, c अपॉन v1 डिवाइडेड बाई n2 की वैल्यू कितनी है, c अपॉन v2। नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है ना, नीचे वाला कहां जाता है, ऊपर। तो ये हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू c बाई v1 मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई c से c कट गया, तो ये बचा आपका n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v1। ये एक फॉर्मूला बन गया जहां आपको हो सकता हो आपको दो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, दो मीडियम दे देगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, एक की वेलोसिटी दे देगा, कहेगा बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो एक दे देगा। समझ आया? अब सबसे बड़ा कहानी यही, लिखना कैसे है, रिप्रेजेंटेशन अगर समझ गए, रिफ्रैक्शन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना सीख गए तो जानो आधी कहानी आपकी हो गई। बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं और लिख ले तो समझ नहीं पाते हैं। ध्यान सुनना, n1 बाई n2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये लिखा है, यही इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। फिर समझो उसको, जैसे ये हो गया आपका पहला मीडियम, ये हो गया आपका दूसरा मीडियम। हम कह रहे हैं कि लाइट सेकंड मीडियम से आ रही है और ये नॉर्मल है और ये फर्स्ट मीडियम में चली गई। अच्छा तो फर्स्ट वाला क्या है, रेयरर है। हाँ, क्योंकि देखो नॉर्मल से दूर हो गई, तो ये ऑप्टिकल रेयरर हो गया और सेकंड मीडियम ऑप्टिकल।
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का ही खेल है। आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब समझे मैं बोलना क्या मतलब? आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू। लिखोगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू। तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? पहले के। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों अलग अलग है। अब समझो, अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो जिसका नाम बोले पहले हो, जिस मीडियम को पहले बोले हो, उस मीडियम को भी न्यूमरेटर में पहले रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो न्यूमरेटर में भी वो ऊपर रहेगा, और जिसको बाद में बोले हो वो बाद डिनोमिनेटर में जाएगा। समझ आया? सेम ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो n1 ऊपर डिवाइडेड बाय जिसको बाद में बोले हो वो बाद में। समझ आया? अब ये 1 2 है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो ग्लास और वाटर मिलेगा आपको। मैं बोलूं आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं कहूं लिखने के लिए कि आप लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जिसका नाम पहले उसका पहले डिवाइडेड बाय बाद में। समझ आया? तो इसी चीज को ये लिखा गया है। बाकी ये बराबर किसके होता है? V2 बाई, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन है ना, तो ये ध्यान रखना। या इसी को लिखा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसमें क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास। आया? ये पहला तरीका है। अभी नहीं, 2 तरीका और है। ये पहला तरीका है लिखने का। मैं पढ़ा तीनों देता हूं, मुझे पता तीनों तरीका है, बट मैं प्रेफर यही करता हूं लिखने के लिए। वो इसलिए कि जैसे जैसे बोलते जाते हो वैसे वैसे ही लिखते जाते हो तो आसान पड़ता है। 2 तरीके और है, आप छांट लीजिएगा आपको कौन सा आसान पड़ रहा है। ये तो पहला तरीका है। सेकेंड तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये भी तरीका है। तो इसमें एज इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जिसको बोलोगे वो रहेगा तो यही, लेकिन विथ रिस्पेक्ट वाला आगे हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा NW अपॉन NG। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऊपर लिखो, ये हो जाएगा NG अपॉन NW, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो जाएगा NW अपॉन। अब आप इनमें से जो आपको सुटेबल लगता हो आप डिनोशन के लिए यूज वही कर सकते हैं अपने पेपर में। मुझे तो पहला ही ज्यादा सही लगता है। वो इसलिए ना कि जैसे जैसे बोलते हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जस्ट पीछे लिख दिया। अब इसमें क्या थोड़ा आगे पीछे पड़ता है तो वो कंफ्यूजन होता। तीनों तरीके हैं। कुछ जैसे इसलिए कुछ किताबें इसको प्रेफर करती हैं, SL अरोरा और BC पांडे, कुछ लोग हैं इसको देती हैं, कुछ लोग इसको देते हैं, कुछ लोग इसको देते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, हम तो ये वाला पढ़े थे, ये किए। अभी आप जब एग्जाम में भी दोगे, वाइवा जनरली होता है, तो उसमें एग्जामिनर जो आएगा वो ये बोलेगा तो और तुम ये लिखोगे, फिर कहेगा ये गलत है, कह दो नहीं तब ये भी गलत है। तो जब आपको पता रहेगा तब ना कह सकोगे नहीं सर इसको लिखने के 3 तरीके हैं, सुटेबल कौन सा अपने हिसाब से है। तो वो आप ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी रिलेशन समझ में आ गया ना किसका क्या है? हाँ, तो ये ध्यान रखो। ठीक। ये बताओ, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया कि 2 मीडिया होगा, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। हम पूछ रहे हैं तुमको रिफ्रैक्शन नहीं करवाना है, तुम चाह रहे हो कि रिफ्रैक्शन ना हो, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा? मीडियम सेम रखेंगे। पहला मीडियम ही सेम रखो ना,
एयर में से एयर में भेज रहे हो, वाटर का वाटर से ही भेज रहे हो। तो पहला कंडीशन ये है जहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बोर्ड में 1-2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा मेंशन द कंडीशन अंडर विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस 0, या वो कंडीशन लिखिए जहां पर रिफ्रैक्शन के होने के चांसेस एकदम 0 है। तो पहला, जिस मीडियम से लाइट को भेज रहे हो और जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी। अच्छा, लाइट को तिरछा गिराए हो, लाइट को सीधा गिरा दो, नॉर्मल। तो नॉर्मल में बेंडिंग का कोई चांस? कहाँ नॉर्मल कहाँ गिरा पाओगे भाई? ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। लाइट जब किसी एंगल पर गिराए हो तब वो बेंड हुई है ना। लाइट को तुम गिरा ही सीधे रहे हो, ऐसे ही लाइट को सीधे गिरा रहे हो तो ऐसे सीधे निकल नहीं जाएगी वो। आप घर पे या हाँ घर पे बढ़िया है, बाल्टी लेना, बाल्टी में पानी भरना, ठीक है, और पानी पूरा भर के फिर उसके बाद टॉर्च लेके किनारे से ऐसे करना, किनारे से पानी पे, तो देखना उसका किनारे एंगल बन जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। ऐसे जाके वैसे ब्रश करो, तो जैसे करोगे तो ऐसे ही बनेगा खाली ऊपर। तो एक्चुअल जब नॉर्मल इंसिडेंस करवाओगे तो वहां पे पाथ के चेंज होने का कोई चांस, और जब तक पाथ नहीं चेंज होगा वो प्रोसेस, मतलब रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? लाइट का पाथ बदलना चाहिए। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो तुम स्टूडेंट किस बात के, 12th क्लास में पढ़ किस बात के? 12 में रह गए अगर तुम लास्ट मोमेंट पर डिस्ट्रैक्ट ना हुए। अक्सर ब्रेकअप लोगों का 12 में ही होता है, अगले दिन पेपर है, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। तो ये रिलेटेबल हो गया थोड़ा, नहीं इतने जल्दी आईएएस नहीं बन पाओगे। ब्रेकअप हुआ, दुख दर्द हुआ, बन जाएंगे, फिर सिलेबस देख के फिर क्या छोड़ो हटाओ रहने दो, सिलेबस देख के आप पीछे हट जाओगे। तो जनरली अगर आपको रिफ्रैक्शन नहीं करवाना है तो आप ये जाने रहिएगा कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से भटकी है। अब अगर वो भटक गई अपने ओरिजिनल रास्ते से, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। और मीडियम, ये दो कंडीशन, मीडियम डिफरेंट होना चाहिए और रास्ता भटक जाना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन आपके पास है तो वहां रिफ्रैक्शन होगा। समझ आ गया? अच्छा, ये जो नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस में आप मीडियम अलग अलग रखिए, तब भी रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये समझे, एक्चुअल रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोरिटी न मीडियम को ना दे के ज्यादा प्रायोरिटी लाइट के डिस्ट्रैक्शन पर है। क्योंकि आप पानी में से, आप अगर शहद में, हनी में पानी वो लाइट गिराते हो तो नॉर्मल गिराओगे तो वो नहीं बेंड करेगा, नॉर्मल में सीधे ही जाएगा। बस फर्क इतना होगा, इसमें थोड़ी लाइट की स्पीड तेज होगी, इसमें लाइट की स्पीड थोड़ी, लेकिन वो जाएगा सीधे। जब तक लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, जब तक लाइट बेंड नहीं होगा नॉर्मल से, तब तक वो रिफ्रैक्शन के अंडर में नहीं माना जाएगा। तो ये दो कंडीशन डाल गया, आपसे पूछेगा कि कौन सी कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है आपका बाकी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर कर लेते हैं। जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये मीडियम डेंसर हो, ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जैसे ये बच्चा 70 में 70 पाया है, मतलब बच्चा विद्यार्थी तेज है। और अगर बच्चा फेल हुआ, 20 नंबर पाया, इसका मतलब बच्चा कमजोर है। अगर 45-50 पा रहा है, मतलब बच्चा एवरेज है। तो आप नंबर देख के जज करते हो बच्चा कैसे है, सेम वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख के बताओगे कि मीडियम ऑप्टिकल डेंसर है कि मीडियम ऑप्टिकल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है वो ऑप्टिकल डेंसर है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वो ऑप्टिकल रेयरर है। अगर मैं दे दूं, अब एग्जांपल दे रहा हूं, डायमंड से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बट मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, 3.2, तो ऑप्टिकल रेयरर है कि डेंसर? सर इसके बदले में कोई और दीजिए तब। हाँ, कंपेयर किससे करोगे? कुछ चाहिए ना साथ में। अब इसमें डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा? तो ये डेंसर है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है वो बन गया ऑप्टिकल डेंसर, और जिसकी कम है वो बन गया ऑप्टिकल। भाई देखो, केस बेस्ड स्टडी का जमाना चल रहा है, तो वो कभी कभी आपसे कहेंगे, वो आपको यही सब देंगे, खाली कहेंगे पूरा स्केच करो खुद ही से। वो खाली बता देंगे कि
एक लाइट है जो जिसकी स्पीड इस लाइट में, और जानते हो वो लिखेंगे बहुत बड़ा सा, और एक्चुअल बच्चों की कमजोरी, जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है। इतना बड़ा है कहाँ आएगा, हमको छोड़ देते हैं, और वही क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है। वो कहानी लिखते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ज्यादा कहानी, और रहता उसमें कुछ नहीं है। तो वो आपको देंगे कि एक लाइट है जिस लाइट की स्पीड 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरे मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर कहेंगे कि इसका एक डायग्राम ड्रॉ करो आप। अब आप कहोगे कि ये लाइट की स्पीड से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो बस आप इसका स्पीड ज्यादा है, जिस लाइट की स्पीड ज्यादा है उसको किस में रख देना, ऑप्टिकल रेयर में, और जिस लाइट की स्पीड कम है उसको किस में रख देना, बस इसके जना के तुरंत ड्रॉ कर दोगे। तो ये सब ध्यान रखने का, छोटी छोटी बातें हैं, वो आपसे जनरली यही कहेंगे, ठीक। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले बता दिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड डेंसर मीडियम, विथ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड रेयर मीडियम, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 फॉर एयर, सबसे कम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.46 फॉर डायमंड। तो कभी भी वैल्यू 2.46 से ज्यादा नहीं जाएगी, और वैल्यू कभी 1 से नीचे नहीं आएगी, ठीक। चल, क्या है ये आपका पहला मीडियम, ये आपका दूसरा मीडियम, ठीक। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2। अच्छा, इसमें जो वेवलेंथ होगा वो होगा λ1, और इसमें जो वेवलेंथ होगा वो होगा आपका λ2, ठीक। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी f, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी होगी f। कोई रीजन बता सकता है कि बाकी सब चेंज हो गया, बस फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है, क्या हुआ होगा? हाँ, कॉमन सेंस है। अगर आपने रेड कलर की लाइट गिराई होगी, तो रेड कलर की लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो रेड कलर की लाइट चाहे पानी में जाए, चाहे हवा में जाए, चाहे पेट्रोल में जाए, चाहे डीजल में जाए, सब जगह तो रेड ही जा रहा है ना। तो रेड अपनी फ्रीक्वेंसी वो क्या किया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, किधर से निकल रही है वो। एक बार निकल गया सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। वो ऑडियो जो चलाते हैं आप, रेडियो एफएम, फ्रीक्वेंसी ही तो सेट करते हो। एक बार सेट हो गया 92.4, तो सेट हो गया ना फ्रीक्वेंसी, अब उसी पे गाना चलेगा। आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी अलग करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो लाइट वही है आपका, इसीलिए फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे वो किसी भी मीडियम में जाए, ठीक। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने भी एक फॉर्मूला डराइव किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू। अब आप हमको बताइए v1 by v2 कि v2 by v1? v1 by v2 लिखना है कि v2 by v1? इनवर्सली होता है, तो ये हो जाएगा v2 by v1। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है वेलोसिटी के टर्म में, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वेवलेंथ के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में चाहिए आपको, ठीक। अच्छा, ये बताओ फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं कि नहीं? क्लास 11th वाली केमिस्ट्री याद करो, न्यू से भी करते थे। अच्छा, एक रिलेशन था क्लास 11th की केमिस्ट्री में, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, कर सकते हो। न्यू फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जगह चलो नहीं है तो आप इसको एफ लिख लो, एफ सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको आप v लिख लो, क्योंकि यहां आपने वेलोसिटी v से किया है, और बाकी नीचे क्या हो गया, समझ आ गया। यहां से जरा वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू लेमडा। आप फर्स्ट मीडियम के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट मीडियम के लिए, तो फर्स्ट मीडियम के लिए v1 इज इक्वल टू f λ1 लिख सकते हो, और सेकेंड मीडियम के लिए v2 इज इक्वल टू f λ2, हाँ या ना। फिर से क्लास 11th में ये था न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और ये अभी आपके एटम वाले चैप्टर में भी, डुअल नेचर वाले चैप्टर में भी आया था। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कर दिया। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो क्योंकि आपने यहां वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, तो बस सी को खाली v कर दिया, लेमडा का लेमडा रह गया। यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके f इंटू लेमडा।
पहले मीडियम का V1 इज इक्वल टू एफ लेमडा 1, दूसरे मीडियम का V2 इज इक्वल टू एफ लेमडा 2। V1 V2 की वैल्यू ले जाके यहीं पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू हो गई एफ लेमडा 2 और V1 की वैल्यू हो गई एफ लेमडा 1। ये कट गया, तो ये आपका आ गया N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ के टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब ओवरऑल अगर आपको कंबाइन करके लिखना हो तो एक कॉमन N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और हम तो कह रहे हैं क्या याद रखना, ये दोनों तो याद ही रहेगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड देखो कम हो गया तो वो नीचे चला गया, और जिसका ये नीचे है उसका देखो ये भी नीचे, V1 1 वाला ये एक साथ, V2 वाले एक साथ। ठीक, इसको जरा उस वाले टर्म में लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to is equal to velocity of 2 with respect to 1 wavelength of second medium with respect to। तो ऐसे भी लिखा जाएगा, ये नोट्स में नहीं इंक्लूडेड है, यहां तक है, ये वाला लाइन नोट्स में नहीं इंक्लूडेड है, डब्बा वाला। ठीक, तो ये रिलेशन याद रखिए। ठीक, उसके बाद आप एक लाइन लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन सोर्स, स्टार्टिंग पे बता दिया, जिधर से निकलता है उधर से डिपेंड करेगा वो। ठीक है, लाइट अगर हैलोजन से निकल रही है और लाइट अगर आपके फ्लैश लाइट से निकल रही है तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? हैलोजन वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि हैलोजन वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन मीडियम पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो डेंसर है कि वो तो करेगा ही करेगा। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे, जरा समझाओ, कैसे मीडियम पे करता है, टेम्परेचर पे कैसे करता है? सर जैसे कोई मीडियम है वो डेंसर है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, बस ये बोल रही है। हनी है, हनी डेंसर होता है, उसको हीट करोगे तो जब हनी हीट होगा तो गर्म होगा तो वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? तो फैलेगा, तो डेंसर से वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? तो टेम्परेचर, किसी भी डेंसर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, रेयर हो जाएगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा, आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कर ही रहा है तभी तो रिलेशन ड्राइव कर लिए हो, तो ये एक आपका हो गया। डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ध्यान रखिएगा, कितने भी एंगल पे गिराओ, 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री, इस पे डिपेंड नहीं करता है, वो एज इट इज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, लास्ट में एक आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू काउचीज फार्मूला, कोई मतलब का नहीं है, वो आपके मतलब का नहीं है, वो नीट लेवल का तक। ठीक, तो ये हो गया।